गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले मैं उन बच्चों का नाम लूँगा जिन्होंने होमवर्क बनाकर भेजा था। उनके नाम हैं राजकुमार, ग्रेसी आर्या, काजल कुमारी, श्रेया कुमारी, अमित कुमार, सौरभ कुमार, शुभम कुमार, मोनू कुमार और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे राइटिंग में होमवर्क बनाकर भेजा था। तो वे ऐसे ही मेहनत करते रहें। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क तो बनाकर भेजे हैं, लेकिन क्या है वो जो होमवर्क का पिक खींचे हैं वो साफ नहीं आ पाया है। तो वे अच्छे से पिक क्लिक करके भेजें। तो आज क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है गति, मोशन। चैप्टर का नाम है गति, जिसका इंग्लिश होता है मोशन। तो जब भी गति क्या होता है आप सभी जानते होंगे। अगर कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करती है तो उस वस्तु को प्रायः हम गति में कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, इसके अंदर जब भी गति की बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन। तो विराम क्या है और गति क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो विराम और गति कहने का तात्पर्य है कि सामान्यतः हम कहते हैं अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वे वस्तु विराम में है, और कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव कर रही है तो वे वस्तु गति में है। तो लेकिन इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा। अगर हम कोई भी वस्तु विराम में है, गति में है, तो सबसे पहले हमको हमारे मन में बिठा लेना पड़ेगा कि सर इसके रिलेटिव कौन है। रेस्ट और मोशन को बताने के लिए ऑब्जर्वर का होना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिलेटिव मूव कर रहा है। दैट मीन्स ऑब्जर्वर जानना जरूरी होगा। जैसे कि अगर कोई भी कह देंगे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया किसके रिलेटिव में उड़ रही है, तो हम पूछेंगे वहाँ पे वहाँ पर एक मन में ख्याल आना चाहिए कि सर ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप सबके सामने हम हैं, अगर हम मूव कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे हम गति में हैं, लेकिन आप किस में हैं, विराम में हैं। अगर कोई भी ये पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु विराम में नहीं है, कोई भी वस्तु गति में नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी रिस्पेक्ट में विराम में है, या वे वस्तु गति में है। तो अगर गति या विराम का जब भी बात आएगा तो सबसे पहले खुद से प्रश्न करना पड़ेगा कि सर व्हाट इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आखिर है कौन, किसके रेस्पेक्ट में कोई भी वस्तु मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए यह कोई पॉइंट है, ए कोई व्यक्ति है और यह कोई बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट से कोई भी व्यक्ति अगर आपका मूव करेगा तो किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में। बी कोई जगह है, तो ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। तो इसके अनुसार जानेंगे इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, विराम क्या है और गति क्या है। तो गति किसे कहते हैं, अगर इसका परिभाषा कहना हो तो हम लोग कहेंगे किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु में समय के साथ
स्थान परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ता हुआ बालक, उछलता हुआ गेंद इत्यादि। कहने का अर्थ हुआ कि किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, अगर मान लीजिए कोई भी एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, अगर ए जो है आपका मान लेते हैं एक जगह है, प्लेस है भागलपुर, और एक बिंदु बी है जो जगह है पटना। अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से, भागलपुर से अगर वो पटना उसे जाना होगा तो कुछ ना कुछ उसे दूरी तय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ उसे समय लगेगा। तो वही बोला, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष अगर ए कोई व्यक्ति है तो किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष गति कर रहा है ना। तो ए गति में है और बी किस चीज में है, विराम में है। तो वही कहें, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु में समय के साथ अगर परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं, तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, तो पूछना पड़ेगा सर कोई भी चिड़िया अगर उड़ रही है किसके रिलेटिव उड़ रही है, तो ऑब्जर्वर का होना जरूरी है ना। दौड़ता हुआ बालक किसी भी निर्दिष्ट स्थान जगह की ओर दौड़ेगा, किसी भी दिशा में वो मोशन करेगा। जैसे उछलता हुआ गेंद इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं, गति में हैं। अब इसके बाद विराम किसे कहते हैं, इसके बारे में, विराम के साथ स्थान परिवर्तन ना हो तो उस वस्तु को विराम में कहते हैं। जैसे मकान, बिजली का खंबा इत्यादि, ये सभी जो वस्तु है समय तो बदलता है लेकिन समय के साथ स्थान नहीं बदलता है। जैसे ये मकान है, ये इंस्टीट्यूट है, अगर इस इंस्टीट्यूट आज यहाँ है तो कहीं दूसरे जगह मूव करके नहीं जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, यह जो मकान है, मकान रेस्ट में है, बिजली का खंबा रेस्ट में है, पेड़ पौधे रेस्ट में है, क्योंकि समय बदलते हैं लेकिन समय के साथ उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऐसे वस्तुओं को विराम में कहा जाता है या स्थिर में कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे गति जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, है ना। आपके बुक में एक्चुअल में गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपके बुक में कुछ मुख्य गति दिए गए हैं। जैसे पहला पढ़ेंगे गति के प्रकार में, गति के प्रकार, कुछ गति के प्रकार हैं। जैसे रैखिक गति पढ़ेंगे, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, और अंत में है यादृच्छिक गति, है ना। इन पांचों गति के बारे में हम सभी बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रैखिक गति क्या है। रैखिक गति के बारे में जानेंगे। रैखिक गति उसे कहते हैं, इसमें ऐसी गति में कोई भी वस्तु एक सीधी या वक्र रेखा में चलती है। रैखिक गति में कोई भी वस्तु, मान लीजिए अगर कोई ए और बी दो बिंदु है और कोई भी वस्तु जैसे गाड़ी हो या और भी कुछ हो, अगर वे
एक सरल रेखा में गति कर रही है तो उस वस्तु की गति रैखिक गति कहलाती है। जैसे साइकिल की गति, बंदूक से छोड़ी हुई गोली की गति, ये सभी जो है रैखिक गति का उदाहरण है। अधिकतर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, आप जैसा कि जानते हैं अब आपके क्वेश्चन पूछने का पिछले 2 साल से पैटर्न बदल चुका है। आपके सिलेबस में 50% ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर पूछ दे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी गति है तो आप बोलेंगे रैखिक गति है, क्योंकि जब भी हम बंदूक से कोई गोली छोड़ते हैं तो वे एक सरल रेखा में अर्थात सीधी रेखा में चलती है, इसलिए उस वस्तु की गति रैखिक गति होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी वस्तु सीधी या वक्र रेखा में चलती है उसे रैखिक गति कहते हैं। दूसरा है वृत्तीय गति। रैखिक गति के बारे में समझ गए होंगे। दूसरा पढ़ेंगे कौन सा है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति नाम से ही इसका परिभाषा स्पष्ट है। वृत्तीय गति में कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में गमन करती है तो वैसे वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सभी जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है, कैसी गति का उदाहरण है, तो आप कहेंगे वृत्तीय गति का। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कैसे गति का उदाहरण है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगला है दोलनी गति। दोलनी गति के बारे में जानेंगे। कहता है कि इसमें वस्तु अपने स्थान पर, तीसरा है दोलनी गति, इसमें वस्तु अपने स्थान पर ऊपर नीचे या आगे पीछे चलती है, दोलनी गति कहलाती है। जैसे आपका झूले की गति, कोई भी अगर झूला है तो दोलनी गति क्या बोला, अगर कोई भी वस्तु अपने स्थान पर ऊपर या नीचे, कोई भी वस्तु अपने स्थान पर ऊपर या नीचे या आगे पीछे चलती है वैसे गति को दोलनी गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति दोलनी गति का उदाहरण है। जैसे झूले की गति ये दोलनी गति का उदाहरण है। एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि सिलाई मशीन के सुई की गति किस गति का उदाहरण है तो आप कहेंगे दोलनी गति का उदाहरण है। चौथा आता है आवर्त गति, है आवर्त गति। आवर्त गति में इसमें वस्तु अपनी गति के निश्चित समय अंतराल के आगे या पीछे, आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो वैसे गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी में सुई की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सभी जो है आवर्त गति का उदाहरण है। अगला लास्ट है यादृक्ष गति। ये तो नाम से ही है, डिफिनेशन से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ गति का प्रकार है और इसे थोड़ा बहुत परिभाषित इसे कर देंगे। लास्ट है एक यादृक्ष गति। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे कीट पतंग या मक्खी की गति देखे होंगे, कभी मक्खी इधर से उड़ी उधर चले गई, है ना। कोई भी उसका निश्चित दिशा या स्थान नहीं होता है। जैसे फुटबॉल, जब कोई फुटबॉल को कोई
खिलाड़ी अगर पैर से एक खिलाड़ी उधर मारता है तो दूसरा खिलाड़ी दूसरे तरफ मारता है, तो फुटबॉल जो है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से वो मूव करते रहता है। तो वे सभी यादृच्छी गति के अंतर्गत आते हैं। जैसे मक्खी की गति, वो भी यादृच्छ गति का ही उदाहरण है। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलिए अब है अदिश और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि के बारे में जानेंगे। अदिश राशि क्या है, आपको बताए भी इसके पहले कि जिस राशि को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल और केवल सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, दूरी, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, इन सभी राशियों में दिशा नहीं पाया जाता है, इसलिए इन सभी राशि को अदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशि में क्या हो जाएगा, सदिश राशि में हम कह सकते हैं कि अगर इसको सदिश लिखा जाए तो कहेंगे सदिश राशियाँ जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे, व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, है ना। सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि, उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, बल सदिश राशि है ना, त्वरण सदिश राशि है, चाल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इन सभी के पास जैसे बल, त्वरण, चाल, विस्थापन, इनमें दिशा भी पाया जाता है और परिमाण भी पाया जाता है, इसलिए ऐसे राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। और एक बात याद रखेंगे, जैसे खासकर ये ट्रिक आप लोग को एक दे रहे हैं, जैसे कोई भी राशि अगर वो किसी वो से या वो से शुरू अगर हो तो वह 100% नहीं, 90% केसेस में वह सदिश राशि ही होता है। अक्सर अगर आपको कभी भी बनाए, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं कौन सदिश राशि है या अदिश राशि है, आपको कन्फ्यूजन हो, तो अगर वो देखें वो और वो से खासकर शुरू हो रहा है तो आप आंख मूंद कर सदिश राशि को टिक करेंगे। 100% यह नहीं कहेंगे कि सही ही होता है, लेकिन 90% केसेस में सही होता है। वो और वो से स्टार्ट होने वाला जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं प्रायः सदिश राशि होते हैं। और सदिश राशि को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है, कोई भी हो तो, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है औसत चाल, इसका इंग्लिश होता है एवरेज स्पीड। तो जानेंगे औसत चाल क्या है। तो औसत चाल है किसी वस्तु द्वारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, मान लीजिए ए और बी कोई वस्तु है, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, कोई भी अगर वस्तु है वह किसी भी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल जो भी डिस्टेंस को तय करने में जो भी समय लगा, इस डी दूरी को ट्रैवल करने में जो भी समय लगा,
इस समय अंतराल के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। चूंकि औसत चाल से केवल यह अनुमान लगता है कि पूरे समय अंतराल में कोई भी वस्तु कितनी तेज चल रही है। इससे यह, चूंकि यह समय अंतराल बहुत छोटे समय के लिए गणना नहीं किया जा सकता है ना। तो औसत चाल में कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को हम कभी कभी हमको जैसे औसत चाल का एसआई मात्रक जैसे निकालते हैं, मात्रक दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, इसलिए औसत चाल का एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को हम इस तरह से भी मीटर (10⁻⁻1) भी लिख सकते हैं। तो औसत चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और इसका फॉर्मूला औसत चाल इक्वल टू तय की गई कुल दूरी लिख सकते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगे समय, दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। अगर मान लेते हैं इस पर आपका न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल जानेंगे। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है कोई भी रेलगाड़ी, ध्यान से सुनिएगा, कोई रेलगाड़ी रांची से पटना, कोई भी रेलगाड़ी रांची से पटना के बीच की दूरी 414 किलोमीटर, एक रेल मार्ग है और जगह है, देख लेंगे क्या है। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। इस स्टेशन में यह है आपका रांची, स्टेशन ए को रांची मान लेते हैं और स्टेशन बी को पटना मान लेते हैं, और इसका जो बीच का दूरी है, ये दूरी है 414 किलोमीटर, 414 किलोमीटर। आगे कहता है एक ट्रेन है पटना हटिया सुपर फास्ट ट्रेन, पटना से 11 बजे दिन में, कितने बजे? 11 बजे दिन के समय AM में खुलती है और यह चलकर, यह दिन में खुली है 11 बजे दिन में, और यह 8 बजे रांची पहुंचती है। इधर है पटना, इसको रांची मान लेते हैं। तो यह ट्रेन पटना सुपरफास्ट हटिया ट्रेन 11 बजे दिन में खुलती है और रात के 8 बजे रांची पहुंचती है, 8 बजे रांची पहुंचती है। तो कहता है, और यह जो दूरी 414 पटना से रांची का डिस्टेंस तय करने में उसे कुल समय टाइम जो है 9 घंटे का समय लगता है। तो कहता है इस 9 घंटे के समय अंतराल में पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन का औसत चाल क्या होगा। तो हम लोग औसत चाल फाइंड कैसे करेंगे? AB का आपका है, फॉर्मूला लिखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी या
दूरी तय करने में तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा समय। आइए, आपका क्वेश्चन में दिया गया था, गिवन मान लेते हैं क्वेश्चन। गिवन में आपको दूरी दिया गया है, डिस्टेंस 414 किलोमीटर और समय दिया गया है 9 आवर, है ना। तो औसत चाल कितना है, तय की गई कुल दूरी 414 किलोमीटर है और दूरी तय करने में लगा समय है 9 आवर। जब इसको 9 से 414 46 बार में जाएगा तो हो जाएगा 46 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि सर पटना सुपर फास्ट हटिया ट्रेन की औसत चाल, वह जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही थी उस ट्रेन का औसत चाल 46 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। तो इस फार्मूला के द्वारा हम सभी जो है औसत चाल निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, अब औसत चाल के बाद देखेंगे चाल क्या है। स्पीड कहता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है, ए पॉइंट से कोई भी वस्तु अगर ट्रैवल करता है जिस भी चाल से, तो कुछ ना कुछ वह दूरी तय करेगा और ये इस दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ उसे टाइम भी लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो इस फार्मूला के द्वारा चाल निकलता है। चाल का एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट की बात करें निकालना हो तो दूरी को हम लोग जानते हैं मीटर में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मेजर करते हैं। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है, चाल में भी आपका दिशा नहीं पाया जाता है, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। चाल आपका धनात्मक तथा शून्य दोनों हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। और इस फार्मूला को भी याद रखेंगे, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे इस फार्मूला का यूज होगा। आपसे पूछा जाएगा चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बाय दूरी बाय समय। इस फार्मूला से हम और भी फार्मूला को बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो आपसे अगर दूरी पूछा जाए, इस कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। अगर आपसे समय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, समय ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो इस फार्मूला से हम चाल भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। और आगे चल के चाल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल और दूसरा असमान चाल होते हैं। एक समान चाल कहने का अर्थ है कि चाल 2 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, दूसरा असमान चाल। एक समान चाल उसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु
बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ए प्लेस है और कोई एक दूसरा बी प्लेस है। अगर कोई भी गाड़ी है, ए पॉइंट से कोई भी एक गाड़ी अगर चलता है, तो मान लीजिए अगर यह गाड़ी एक रेलगाड़ी 1 घंटा में, 1 आवर में अगर 50 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, और कोई फिर दूसरी बार दूसरा रेलगाड़ी 3 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो इसे एक समान चाल कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि सर, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर। एक चाल 2 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, दूसरा असमान चाल। एक समान चाल में कहेंगे जब कोई वस्तु किसी समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे कोई एक रेलगाड़ी 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर दूसरा रेलगाड़ी अगर 3 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो समान चाल। एक समान चाल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु किसी समय अंतराल में, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे अगर कोई एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, कोई दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उस रेलगाड़ी के चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। दूसरा असमान चाल के बारे में अगर कहा जाए तो हम कहेंगे जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे ट्रैफिक में चलती हुई कार, उसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वह असमान चाल का उदाहरण है। जैसे ट्रैफिक में चलती हुई कार। तो आज यहीं तक रहने देंगे। अगर यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई भी परेशानी आता है तो वे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ लेंगे, और एक बार इसको पढ़ के किताब भी पढ़ेंगे। आपको हम यहाँ आज वो समान चाल तक पढ़ाएं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला क्लास रहेगा। इसके आगे अगर कोई भी परेशानी होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870260505। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत पहुंच के पता चल सके और दूसरों को भी बताएं।
घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।